वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तीनों डिफरेंट सेक्टर से हम लोगों ने उठाया टॉपिक को। ये अक्टूबर के महीने में चर्चाओं में थे और इनकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं यूपीएससी की प्रीलिम्स 2026 में आने की। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये बेसिकली सोशल जो पैरामीटर्स हैं, सोशल जो सेक्टर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पूछ लिए जाते हैं। इंडेक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमने माइनिंग से उठाया है। माइनिंग में क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन एक चल रहा है, उससे हमने उठाया है। तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर के एग्रीकल्चर, और उसमें जो पल्सेस, जो दाल है, दलहन है, उसके आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी से रिलेटेड है वो टॉपिक। तो आज हम तीनों टॉपिक को अच्छे से बात करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी में जिनके आने की संभावनाएं हैं उस पर बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव ओपीएचआई, ये दोनों मिल के निकालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ है याद करने के लिए वो यही है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता कौन है। तो यूएनडीपी निकालता है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव निकालता है। इन्होंने रिपोर्ट एक जारी करी है और इस रिपोर्ट में बताया है कि टोटल विश्व में लगभग 6.3 बिलियन पीपल रह रहे हैं अक्रॉस 109 कंट्रीज में, और इनमें से 1.1 बिलियन मतलब 18.3% पॉपुलेशन जो है वो हाईली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है। ये भी बताया गया है इनके द्वारा रिपोर्ट में कि ये जो 1.1 बिलियन पीपल हैं उनमें से हाफ मतलब 50% जो लोग हैं वो सिर्फ 6 देशों में, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया में रहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो बताया गया है पॉवर्टी के लिए वो है क्लाइमेट हजार्ड है। बताया गया है कि क्लाइमेट और जो पॉवर्टी है दोनों डबल बर्डन है किसी भी सोसाइटी के लिए, और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट की वजह से जो पॉवर्टी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इंडिया का अगर स्टेटस देखते हैं पॉवर्टी पे तो 2005 और 6 के टाइम पे लगभग 55% हमारे जो लोग थे वो पुअर थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। ये शेयर अब घटता हुआ 16.4% हो चुका है, मतलब कि हमारे लगभग 39% जो लोग हैं वो पॉवर्टी जो गरीबी रेखा को पार कर गए हैं। मैथडोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, क्या मैथडोलॉजी है, किस तरीके से यूएनडीपी और ओपीएचआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। तो बेसिकली ये 10 पैरामीटर्स लेते हैं। 10 पैरामीटर्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली ब्रॉड कैटेगरी है हेल्थ, दूसरी है एडुकेशन और तीसरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और इन तीनों कैटेगरी में यदि कोई व्यक्ति 33% से ज़्यादा स्कोर करता है तो उसे हम मल्टी पॉवर्टी या फिर मल्टी पुअरर मान लेते हैं। तो देख लेते हैं 10 इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहला हेल्थ इंडिकेटर है। ये कहा जाता है कि कोई बच्चा या फिर 70 साल की उम्र तक का व्यक्ति अगर अंडर नरिश्ड है, मतलब कुपोषित है, तो वो उसको क्या माना जाएगा, वो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर में आ जाएगा और इसका जो वेटेज है 1.6 है, मतलब कि 16%, 16.5% के करीब। चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है, यदि किसी फैमिली में पिछले 5 साल में 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा खत्म हो गया है, मर गया है नेचुरल कॉजेस के अलावा, तो उसको भी हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी में मानते हैं और ये इसका भी वेटेज 1.1/6 है, मतलब 16% है। एडुकेशन में क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल एंट्रेंस एज 6 साल भारत में मानी गई है, प्लस 6 साल और यदि 12 साल का कोई बच्चा है और वो 6 साल से कम उसने पढ़ाई करी है तो उसको भी हम मल्टी पुअर के इंडेक्स में उसको शामिल करते हैं। स्कूल अटेंडेंस क्या है, कोई एक व्यक्ति है जो क्लास 8 तक की स्कूल जाने की एज में स्कूल नहीं पहुंचा है, स्कूल गया नहीं, मतलब मान के चलिए कि 6 साल वो और 8 साल मतलब 14 साल की एज तक वो स्कूल ही नहीं गया, तो उसे भी हम मल्टी पुअर इंडेक्स में शामिल करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में टोटल 6 कंपोनेंट हैं। पहला है कुकिंग फ्यूल, दूसरा सैनिटेशन, तीसरा ड्रिंकिंग वाटर, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा हाउसिंग और पांचवा एसेट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एसेट्स में बताया गया है कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर या फिर बैलगाड़ी, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर,
कार या ट्रक, इनमें से आपके पास यदि दो चीज़ें नहीं हैं तो भी आपको पुअर माना जाएगा। तो ये कुल मिला के टोटल कंपोनेंट्स हैं हमारे 10, और 10 के आधार पर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी ओपीएचआई निकाल के देते हैं। भारत ने क्या किया, मेथोडोलॉजी थोड़ा सा चेंज किया। भारत ने किया अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी का प्रयोग, जो ग्लोबली यूज हो रहा है। इन्होंने दो कंपोनेंट उसमें बढ़ा दिए। पहला कंपोनेंट बढ़ाया हेल्थ में, मैटरनल हेल्थ कर दिया उसमें एक एक्स्ट्रा, और दूसरा कंपोनेंट बढ़ाया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। सारे कंपोनेंट वही थे, एक बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो भारत बेसिकली 12 इंडिकेटर्स का प्रयोग कर रहा है, जबकि यूएनडीपी 10 इंडिकेटर्स का प्रयोग कर रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है अगर ये आता है क्वेश्चन कि यूएनडीपी द्वारा निकाला गया मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स और नीति आयोग द्वारा निकाला गया मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में दोनों में ही बराबर इंडिकेटर्स हैं, क्या ये सही है? तो आंसर इसका गलत है, क्योंकि यूएनडीपी में 10 इंडिकेटर्स हैं और जो नीति आयोग निकाल रहा है उसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। अभी प्रश्न बनता है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स जो स्ट्रैटेजिकली, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये, इनकी जो सप्लाई चेन है वो बाधित रहती है, मतलब कि है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन ये हमारी जो सप्लाई चेन है ये इतना प्रॉपरली उनकी सप्लाई कर नहीं पा रही है, तो उनको बोला जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने 30 तरीके के क्रिटिकल मिनरल्स को सेलेक्ट किया है, और इन 30 में से 24 मिनरल्स को एमएमडीआर जो है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है, उसके तहत 24 जो मिनरल्स हैं उनको उस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो एक मिशन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, ये है प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग का। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल फोन्स आपके होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जो चिप्स लगे होते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं। इन चिप्स में क्या होता है? बेसिकली सिलिकॉन होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, बिस्मुथ होता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत हाईली वैल्यूएबल है, और ये बेसिकली ज़्यादातर बाहर से आते हैं, विदेश से हमें इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इनको रिसाइकिल करना है, रिसाइकिल करने के बाद वापस से फिर से इकोनॉमिक जो प्रोसेस है उसमें शामिल करना है। तो ये साइकिल इकोनॉमी का पार्ट है। कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि साइक्लिक इकोनॉमी क्या होता है? साइक्लिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक होती है जो, जिनके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बार बार प्रयोग होते रहते हैं, उनको साइक्लिक इकोनॉमी बोलते हैं। इससे पॉल्यूशन कम होता है, इंपोर्ट के जो बर्डन होता है वो कम होता है, और जो सप्लाई चेन साइकिल होती है वो बनी रहती है। इसके फीचर्स देख लेते हैं हम कुछ। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसका एम क्या है? टू इंसेंटिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी एंड सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम विद इन द कंट्री। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट से हमें क्रिटिकल मिनरल्स निकालने हैं, छांटने हैं। कुल 27 मिनरल्स को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि जो रिसाइकलिंग चल रही है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, उसके तहत कितने एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये 27 क्रिटिकल मिनरल्स को इसमें शामिल किया गया है। अभी आपको मैंने बता दिया था क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिनका सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको हम मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। टोटल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 इस तरीके की आइडेंटिफाई किए हैं, और 24 को एमएमडीआर एक्ट के पार्ट डी में इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कितने मिनरल्स को रिकॉग्नाइज किया? 30 क्रिटिकल मिनरल्स को, और एमएमडीआर एक्ट में कितने शामिल है? 24। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इसका है कि रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा। लगभग 270 किलो टन हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें से जो अनदर इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस इसका है कि सप्लाई जो चेन है हमारी वो स्ट्रेंथन होगी। इस समय हम लगभग 60 से 70% जो टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, जो कि डिफेंस, एनर्जी, ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ होते हैं, वो बेसिकली चाइना से आते हैं। तो चाइना से हमारी जो चली रही फॉरेन पॉलिसी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की चल रही है, तो ये हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे थोड़ा सा कम करेगी। फिर फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली डॉलर में या फिर फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करते हैं। तो
लिथियम, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इन 4 मिनरल्स में ही लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल हमारा कम आएगा। ये है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल है। ई वेस्ट मैनेजमेंट हो पाएगा हमारा, और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से कंजर्वेशन हो पाएगा। तीसरा टॉपिक है हमारे पास मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है। ये माननीय प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। इसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इसको दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी बोला गया है। इसके बेसिक जो एम है हमारे, वो है सबसे पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। कैसे होगा? कल्टीवेशन एरिया बढ़ा के, पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ाकर। पर हेक्टेयर यील्ड कितना कर देना है? 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर का ये हमारा टारगेट रखा गया है टोटल करने का। टोटल प्रोडक्शन बढ़ा देना, 350 लाख टन कर देना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबली सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोडक्शन का भी देश है। सबसे ज़्यादा हम कंजम्पशन भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट भी करते हैं। और बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया अपनी प्रोटीन जो ज़रूरत होती है, व्यक्तियों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो मैक्सिमम 25 से 30% पल्स से ही दलहन से ही पूरा करता है। तो दलहन जो है इंडिया के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जो मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी, उस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फोकस जो क्रॉप्स हैं वो हमारी अरहर है, जिसको पिजन पी भी बोलते हैं। दूसरी उड़द है, जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। और तीसरा मसूर यानी रेड लेंटिल। क्यों किया गया ऐसा? सबसे पहले बात तो है कि इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। हमें लगभग अपने टोटल जो नीड है पल्सेस की कंजम्पशन, उसका 15 से 20% इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और ये इम्पोर्ट जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। माल न्यूट्रिशन की भी समस्या है। लगभग 20 से 25% टोटल जो प्रोटीन का इंटेक होता है इंडियन डाइट्स में, डिपेंड्स ऑन द पल्सेस। और चूँकि पल्सेस का प्रोडक्शन एज पार हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनको प्रतिदिन 85 ग्राम जो इंटेक चाहिए प्रोटीन का, उससे कम मिल पा रहा है। डिमांड लगातार बढ़ी रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एनवायरमेंटल एंड सोशल हेल्थ बेनिफिट्स है। देखिए, हम लोग मोनोक्रॉपिंग करते जा रहे हैं, लगातार मोनोक्रॉपिंग। मतलब अगर किसी क्षेत्र में गेहूं और धान उगाया जा रहा है, मतलब राइस और वीट उगाया जा रहा है, तो राइस एंड वीट ही चल रहा है पूरा। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की हेल्थ है वो डिट्रॉइट हो रही, ख़राब हो रही है। पल्सेस के अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है, वो उसकी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो ये बेसिकली अगर हम इसको पल्सेस लगाते हैं, तो जो सॉइल के अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइजर की डिमांड है वो कम होगी, मतलब यूरिया की डिमांड कम हो जाएगी। कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं पल्सेस के प्रमोशन के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया जा रहा है। 2007 में इसको शुरुआत किया गया था। इसका जो मेजर फोकस एरिया था, एरिया एक्सपेंशन था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना था पल्सेस कल्टिवेशन में। जो दूसरी स्कीम चलाई जा रही है वो प्रधानमंत्री पीएम आशा अभियान है। ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी में कि पीएम आशा किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली आशा का फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये 2018 में अम्ब्रेला स्कीम चलाई गई थी। 3 चीज़ों के लिए चलाई गई थी, पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉपरा। कॉपरा का मतलब हो गया कि नारियल। तो बेसिकली ये दलहन, तिलहन और नारियल के लिए स्कीम लागू की गई थी। और ये अन्नदाता आय संरक्षण करेगी। कैसे करेगी? प्राइस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से करती है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पल्सेस को खरीदती है। एमएसपी है, एमएसपी पे कुछ क्रॉप्स पे एमएसपी भी दिया जा रहा है। एमएसपी का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जैसे पिजन पी हो गया, चिकन पी हो गया, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग भी बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द बोलते हैं, लेंटिल या मसूर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं पल्सेस की, जिन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। कैसे करेंगे आत्मनिर्भरता, कैसे लाएंगे पल्सेस में? तो सबसे पहले सरकार ने क्या कहा कि हम सीड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सीड, अच्छे क्वालिटी की सीड, हाई यील्ड सीड्स जो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो और क्लाइमेट रेजिलेंट भी हो, उनको हम डेवलप करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे? साथी नाम का एक पोर्टल है। साथी का फुल फॉर्म देख लीजिए, सीड ऑथेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री।
तो ये साथी नाम का एक पोर्टल है, साथी नाम के पोर्टल के माध्यम से इन सीड्स को किसानों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया। अब मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया, तब क्या होगा, तो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट होगा। आपका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको 100% गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। थ्रू किसके माध्यम से, नाफेड के माध्यम से और NCCF के माध्यम से। नाफेड क्या है, ये बेसिकली भारत सरकार की कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जो आपके प्रोड्यूसर्स को खरीदती है, और वही नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये भी आपके प्रोड्यूसर्स को इस कंपनी के माध्यम से भी सरकार खरीदती है। तो इस तरीके से 100% प्रोक्योरमेंट होगा। रोल का स्टेट क्या होगा, रोल का स्टेट ये होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम बेहतर तरीके से हो, जो साथी पोर्टल है वो सही तरीके से काम करे, और आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस देने का भी काम स्टेट्स का होगा। एक स्टेटस देख लेते हैं पल्सेस का। अभी मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इंडिया है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया ही है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी इंडिया है। अगर 3 टॉप प्रोड्यूसिंग पल्सेस स्टेट्स देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। खरीफ, रबी और समर सीजन तीनों में ही जो पल्सेस है वो उगाई जाती हैं। एक नई स्कीम चली है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत दाल, भारत दाल एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका मतलब, इसका मकसद क्या है, टू कन्वर्ट स्टॉक्स ऑफ चना, मतलब कि जो चना की दाल होती है जिसको चिकपी भी बोलते हैं, मूंग, मसूर, इनको सब्सिडाइज्ड रेट पर नाफेड खरीदेगा, NCCF खरीदेगा, और खरीदने के बाद सब्सिडाइज्ड रेट पे भारत दाल नाम के ब्रांड के थ्रू बेचा जाएगा। तो क्लियर है आप लोगों को कि पहले ये 3 चीज़ें, चना, मूंग, मसूर को NCCF और नाफेड खरीदेगा, और फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे आउटलेट्स पे इनको बेचा जाएगा। तो ये तीनों टॉपिक्स मैं होपफुल हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों के ही UPSC में आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अक्टूबर के महीने में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक चर्चा में थे। मैं होपफुल हूँ कि आप जो भी UPSC में क्वेश्चन से आएंगे आप उसको बेहतर तरीके से कर